ऐसा प्रेम कहाँ। तुम्हें रह रहकर हो क्या जाता है कमला? अभी तो तुम मुझसे कितने प्रेम से बातें कर रही थी और अब अचानक से ये रमेश का नाम लेने और मुझसे ये पूछने का क्या मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ? हमने जब दरवाजा खोला तो रंगराज जी गाड़ी में नहीं थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई और भी था जिसे रंगराज जी से अपना पैर निकालना था। सोचा था कि जेल की चार दीवारी से निकलने के बाद माँ काली के चरणों में बलि चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करूंगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि माँ काली मुझसे नर बलि की इच्छा रखती हैं। बॉडी जब भी मैं बारिन को देखता हूँ ना, मुझे उसमें रमेश दिखाई देता है और मुझे लगता है कि बाबा की जो हालत है उसके जिम्मेदार वही हैं। तू यहाँ तक आ गया? तेरे समझ में नहीं आती बात? बेवकूफ, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? किससे बात कर रहा है तू? अरे मैं कब से तो यही पूछ रहा हूँ कि आप कौन हो। कक्की, क्या बात है? क्या हुआ? ये हवलदार यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब क्या बताओ हेम, तुम ही बताओ। हम जिस देश में रहते हैं वहां पर हमें क्या इतनी भी आजादी नहीं कि हम कोई काम अपने मन से करें? मगर कक्की, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं माता के मंदिर से लौट रही थी तो मुझे रास्ते में एक गुलाब की झाड़ी दिखी तो मैंने वहां से एक फूल तोड़ दिया। सोचा कल माता के चरणों में चढ़ाऊंगी और आज मैं जल्दी जल्दी में अपने जूड़े में भी फूल लगाना भूल गई थी तो मैंने एक फूल और तोड़ लिया। बस इतनी सी बात पर इस चौकीदार ने सारा शहर इकट्ठा कर लिया। अरे मेरी माँ, चौकीदार नहीं हवलदार। कब से समझाया जा रहा हूं कि मैं हवलदार हूं, चौकीदार नहीं। क्या बोला तूने? माँ, खुद मेरी बाप की उम्र का है और मुझे माँ बुलाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? रुक, अभी तेरे थाने में आके तेरी रपट लिखवाती हूँ। अरे जाने दो कक्की। अरे सर, हमारी कक्की ने 2 फूल तोड़ लिए तो क्या हो गया? बात 2 फूलों की होती तो मैं कुछ नहीं कहता, माफ कर देता, मगर इन्होंने जिस बागीचे से फूल तोड़ा वो यहाँ के डीआईजी का बागीचा है। और एक तो ये शाम के वक्त फूल तोड़ रही थी जबकि उस समय पौधे सो जाते हैं। और जब मैंने मना किया तो गुस्से में आकर सारे पौधे तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंक दिए। उल्टा मेरी शिकायत डीआईजी साहब से करने के लिए धमकी देने लगी और ये ऐसा ना करें इसीलिए इनके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग समझाइए ना इन्हें कि ये हमारी शिकायत डीआईजी साहब से ना करें। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, कक्की ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। आप जाइए, परेशान मत होइए। जी तो कर रहा है कि इस बंदूक की सारी गोलियां हम तुम्हारे भेजे में डाल दें। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? मैंने बात इसीलिए छुपाई देवी जी कि अगर मैंने आपको बता दी तो आप मेरी खोपड़ी में छेद कर देंगी। तुम्हारा मरना तो तय है उमाकांत। देवी जी, मैंने जब अक्षय के गले में फंदा डाला तो मुझे लगा कि उसका दम घुट गया होगा, नहीं तो मैं उसको काटने में आलस नहीं करता, और मैंने उसको पानी में फेंक दिया। अब मैं मरना नहीं चाहता देवी जी, मुझे माफ कर दो देवी जी, मैं मरना नहीं चाहता। अगर तुम्हें मारने से हमें जीत हासिल हो जाती ना तो इस समय हमारे आदमी तुम्हारी बोटियां नोचकर कुत्तों को खिला रहे होते। मगर अब हमें यकीन हो गया है कि ये काम अक्षय का हो सकता है, क्योंकि उसने हमें पहले भी धोखा देने की कोशिश की है। और अगर ये काम अक्षय का है तो माँ काली की कसम, हम उसे इस बार ऐसी मौत देंगे कि उसने सोचा भी नहीं होगा। मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, कामयाब कोशिश करो। सिर्फ कोशिश पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और तुम ये कई बार साबित भी कर चुके हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमें अपनी शक्ल ना दिखाओ। ऐसा मत बोलिए देवी जी, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? मैं जाऊंगा कहाँ? हमने तुम्हें पहले भी समझाया है कि हमें तुम्हारी नौटंकी देखने का कोई शौक नहीं है। तुम हमारे सारे एहसान भूल चुके हो उमाकांत। मैं अगर मर भी जाऊं ना तो मेरी आत्मा पर से
आपके एहसानों का बोझ कभी नहीं उतरेगा। उमाकांत, इस समय हम किस उलझन में फंसे हुए हैं तुम सोच भी नहीं सकते। हमारे अंदर ऐसी ज्वाला भड़की हुई है कि हमें डर है कि कहीं ये तुम्हें जलाकर राख ना कर दे। इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहां से दफा हो जाओ। तुम्हारा खून करके हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इस समय हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर यह काम अक्षय का है तो वो इस वक्त कहां है और उसने रंगराज जी को कहां छुपा रखा है। मैं जानता हूं देवी जी, मैंने आपका भरोसा खोया है। आज मैं मां काली की कसम खा के कहता हूं कि जब तक मैं रंगराज जी के अपहरणकर्ताओं का पता नहीं लगा लेता तब तक आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और इसका सुराग कहां मिलेगा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। चलता हूं। जोगिन बाबू, जोगिन बाबू, अरे परी, तुम यहाँ कब आई? क्या सोच रहे हैं? परी, ये लेटर देख रही हो? ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लेटर है जो ब्रिटेन में है। दुनिया के सभी लड़के और लड़कियों का सपना होता है कि वो यहाँ जाकर पढ़े। और आज मुझे ये लेटर आया है फर्दर स्टडीज के लिए। 15 दिन बाद मुझे वहाँ जाना है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। मगर क्या आप 15 दिन बाद चले जाएंगे? अरे बाबा चाहते थे कि मैं यहाँ तक पहुँच के दिखाऊं, मगर उनको मेरे पे भरोसा नहीं था। मगर मैंने भी सोच लिया था कि बाबा मेरी आदतों से बहुत परेशान है। कम से कम इतनी मेहनत तो करूं कि जब ये लेटर आए और वो देखें तो मेरी सारी गलतियों को माफ कर दें और मुझे गले से लगा लें। पर क्या पता था कि बाबा हम सबसे इतना नाराज हो जाएंगे कि हमसे बात करना भी बंद कर देंगे। काश मैं उनको दिखा पाता कि मैंने उनका विश्वास जीत लिया है। आप चिंता मत कीजिए जोगिन बाबू, देखना बड़े बाबा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और जब उन्हें पता चलेगा कि आप इतने बड़े विद्यालय में पढ़ने गए हैं तो उनका सीना गर्व से फूल जाएगा। परी, मैंने तय किया है कि मैं ब्रिटेन नहीं जाऊंगा। अरे मगर जोगिन बाबू, अभी आपने ही तो कहा कि वहां पढ़ाई करना बहुत सौभाग्य की बात है। फिर आप इतने बड़े अफसर को क्यों छोड़ रहे हैं? परी, प्लीज इस लेटर के बारे में तुम किसी से कुछ मत कहना, खासकर कि बॉडी से। उनको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। मगर आप इतनी बड़ी बात सबसे क्यों छुपा रहे हैं? मैं तो कहती हूँ आप हेमदी को ये बात बता दीजिए, उन्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी। बॉडी की खुशियों के लिए ही तो मैं उनको नहीं बताना चाहता। मैं समझी नहीं। परी, मैं जानता हूँ कि ये बात अगर बॉडी को पता चली तो मुझसे ज्यादा वो खुश होंगी। मगर तुम सोचो, ना घर में काका है ना बाबा है, ऊपर से मैं चला गया तो कहीं बॉडी फिर से रोमेश की यादों में घिरकर कमजोर ना पड़ जाए। नहीं परी, नहीं, मैं नहीं चाहता कि बॉडी की ऐसी हालत हो। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ब्रिटेन नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर बॉडी का सहारा बनूंगा। पर इसलिए मैं चाहता हूं कि बॉडी को ये बात ना पता चले। मैं वादा करती हूँ जोगिन बाबू कि हेमदी को इस बारे में नहीं बताऊंगी। एक बात कहूँ, जब कभी कभी अकेली होती थी तो सोचती थी मेरे माता पिता ने मुझे क्यों छोड़ दिया। काश मैं उनसे एक बार मिल पाती तो ये सवाल जरूर करती कि आखिर मेरी क्या गलती थी। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि उन्हें अपनों की कीमत पता ही नहीं होगी। इसलिए मुझे अपने आप से अलग करते वक्त उन्हें तकलीफ नहीं हुई। बहुत दुख होता था ये सोचकर कि मैं कभी रिश्तों को नजदीकी से देख ही नहीं पाऊंगी। मगर आज आपको और आपके परिवार को देखकर मुझे एहसास हो रहा है
कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे रिश्तों का सही मोल जानने का मौका मिल रहा है। आप सभी से मैंने एक बात सीखी है कि रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ साथ रहना जरूरी नहीं, बल्कि सबसे जरूरी उन्हें समझना है। परी, मैं पहले भी तुम्हारा दिल दुखा चुका हूँ और आज भी उस चीज के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं जोगिन बाबू, बार बार माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, आपके लिए दूध लेकर आई थी। ठंडा हो गया, मैं फिर से गर्म करके लाती हूँ। अरे परी, इसकी कोई जरूरत नहीं, रात बहुत हो गई है, तुम जाओ, सो जाओ, मैं पी लूंगा। ठीक है परी, थैंक्स। किस लिए? दूध के लिए? परी, तुम सच में बुद्धू हो। ऐसा क्यों कह रहे हो? वो इसलिए क्योंकि लाइफ में बेवकूफ दोस्त होना बहुत जरूरी है, जिससे मन की सारी बातें की जा सकती है। अच्छा, मैं आपको बुद्धू लगती हूँ? ठीक है, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। थैंक्स परी, टू बी माई बुद्धू फ्रेंड। ये क्या है? खाना है, फिक्र मत करो, जहर नहीं मिला इसमें। रंगराज के अंदर जो जहर है उसके आगे सारे जहर फीके पड़ जाते हैं। ले जाओ इसे। माना कि तुम में सांसें बहुत कम बची है, लेकिन तुम भूख हड़ताल से मरो, ये मैं होने नहीं दूंगा। चुपचाप खा लो इसे, अपना ये गुस्सा बचाए रखो। क्या पता किसी दिन कुछ भी नसीब में ना हो, तब ये गुस्सा पीने के काम आए। मैं वो आग हूं जिसमें चीजें पकती भी हैं और जलती भी हैं। मुझसे उलझने की कोशिश तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि कौन जलेगा और कौन खाक होगा। जानता हूं तुम्हारा गुरूर तुम्हें खाने के लिए इजाजत नहीं देगा, पर फिर भी जब तुम्हारे पेट के चूहे तुम्हारे अंतड़ियों को चबाने लगे, आवाज लगा देना, मैं बाहर ही हूं। रंगराज की भूख थाली में पड़े चंद टुकड़ों से नहीं मिटती। रंगराज की भूख मिटती है लहू से, और वो भूख मिटेगी तुम्हारे खून से, तुम्हारे खून से। तो हम भी उस दिन का इंतजार करेंगे, क्योंकि उस दिन या तो तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी या तुम फिर से सलाखों के पीछे होगे। बात समझ में नहीं आती कि मेरे जेल जाने से तुम्हें क्या फायदा होगा। आखिर किसके इशारे पे तुम ये सब काम कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी तुमने मेरे हाथों अपना बहुत कुछ खोया है? मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं जो अपने लिए तुम्हारा इस्तेमाल करूं। मैं तो उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं जो तुम्हारे नाम से कांपते हैं। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे पाप की खाई कितनी गहरी है। मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि देवी नाम की गंदगी तुमने ही समाज में फैलाई है, जिसके जहर से बहुत लोगों के घर टूटे हैं, बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, बहुत लोगों के दिल टूटे हैं। इसका मतलब तुम भी दिल की बीमारी से ही गुजर रहे हो।
आखिर ऐसा क्या किया देवी ने तुम्हारी माशूका के साथ? उसका कत्ल कर डाला या फिर उसे जिंदा ही जला दिया? खैर मनाओ, काश मैं होता, उसे पहले अपनी रात की रानी बनाता। अगर अपनी गंदी जुबान से एक लफ्ज भी और निकाला तो ये जुबान नहीं रहेगी बोलने के लिए। और तुम्हारे इन्हीं कारनामों की वजह से वो तुमसे नफरत करता है। तुम ये सब कैसे जानते हो? जरूरी ये नहीं है कि मैं कैसे जानता हूं और तुम्हारे बारे में क्या क्या जानता हूं। जरूरी है कि रंगराज की रिहाई ऐसा प्रेम कहाँ। आखिर क्या चाहिए तुम्हें? तुम एक बार बस इशारा करके देखो, पूरा कोलकाता शहर तुम्हारे कदमों में झुका देंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर झुका हुआ देखना चाहता हूं। तुम्हारी ये इच्छा तो इस जन्म में कभी पूरी नहीं हो पाएगी। जानते नहीं कि देवी के सामने लोग घुटने टेकते हैं, और जिसने भी हमें झुकाने की कोशिश की उसका सिर्फ संहार हुआ है। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए कितनी बेचैन हो। चलो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। कल ठीक इसी समय तुम्हें टेलीफोन करके बताऊंगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं और रंगराज को छोड़ने की कीमत क्या होगी। हमें तुम्हारी मांग का बेसब्री से इंतजार रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुमसे कुछ ऐसा मांग बैठे जिसकी भरपाई करते करते तुम अपनी सारी उम्र लगा दो। जैसे एक गलती तुमने पहले भी की थी। तुम कहना क्या चाहते हो? देवी, तुम कोई मामूली औरत तो हो नहीं जिसके काले इतिहास की राज ना मिले। तुम्हारा एक बेटा है ना, जिसका छोटा पर ईमानदारी से चलने वाला क्लिनिक है, और तुम्हारे इन्हीं कारनामों की वजह से वो तुमसे नफरत करता है। तुम ये सब कैसे जानते हो? जरूरी ये नहीं है कि मैं कैसे जानता हूं और तुम्हारे बारे में क्या क्या जानता हूं। जरूरी है कि रंगराज की रिहाई। तो फिलहाल तुम उसके बारे में सोचो। पहले ही अपना बेटा खो चुकी हो और मुझे लगता है कि अपना पति नहीं खोना चाहोगी। मेरे टेलीफोन का इंतजार करना। कैसे हो बेटे तुम? जिसकी माँ इतनी मेहरबान हो, उस बेटे को आखिर क्या हो सकता है? अपने बेटे के साथ ऐसा सुलूक करते हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमारा भी दिल खून के आंसू रोया है तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर। स्वार्थी बन गए हैं हम तुम्हें हासिल करने के लिए। हमें माफ कर दो बेटे, हमारे पास आ जाओ, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, ये नामुमकिन है। आप भूल जाइए कि मैं कभी आपके पास लौट कर आऊंगा। जरा सोचो तो, ब्याह कर लिया है तुमने, पत्नी है तुम्हारे साथ, आखिर उसे लेकर कहां कहां भटकते फिरोगे? आपके आदमी आए थे मेरे पास, जबरदस्ती कर रहे थे कि मैं आपसे आके मिलूं। मैं तो सिर्फ ये देखने आ गया कि एक माँ भी ऐसा रूप धारण कर सकती है जो अपने बेटे को इस तरह अपने पास बुलाती है। वाह रे ममता, ये कैसा रूप धारण कर लिया तूने। मकान मालिक ने जो सलूक मेरे साथ किया है वो सब आपके इशारे पे हुआ है, और ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं। आपको ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? हमें हमारा बेटा चाहिए। वो तो आपको नहीं मिलेगा। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि वो हक आप खो चुकी हैं। मेरे पिता के देहांत के बाद एक बदनाम, एक अपराधी से शादी करके आपने अपनी वो इज्जत, वो रुतबा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। मैं आपसे सिर्फ हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, अकेले रहने दीजिए मुझे। तो क्या तुम हमें जिंदगी भर माफ नहीं करोगे? मुझसे तो ये उम्मीद ही मत कीजिएगा
आखिर तुम हमारे बेटे हो। हमारा भी दिल चाहता है कि तुम्हें अपने सीने से लगाए, अपने पास रखे। मुझे आपकी ममता से कोई मतलब नहीं है। मैं आपके पास कभी नहीं लौट कर आऊंगा। आपने जो करना है कर दीजिए। महेश रुको, महेश। मैंने ये सारी दवाइयां लिख दी हैं, आप ये सब ले लीजिएगा। और याद रखना, टीबी के इलाज में दवाइयों से की गई लापरवाही का मतलब है जिंदगी से लापरवाही, ठीक है? क्या बात है, आपके पास पैसे नहीं है क्या? कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं। जरा अपनी पर्ची दीजिए। मैंने इस पे लिख दिया है, आप सामने वाली दुकान से दवाई ले लीजिएगा, तो आपसे पैसे नहीं लेगा। सभी मरीजों को भेज चुकी हूँ, अब कोई नहीं बचा है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। विमला दीदी, मेरा पर्स नहीं मिल रहा। यही कहीं गिरा होगा, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। मैंने हर जगह देख लिया विमला दीदी, कहीं पे भी नहीं मिल रहा। ऐसा प्रेम कहाँ। मैंने इस पे लिख दिया है, आप सामने वाली दुकान से दवाई ले लीजिएगा, तो आपसे पैसे नहीं लेगा। देवी माँ आप जैसी औलाद सबको दे। उस माँ के तो भाग्य खुल गए होंगे जिस कोख से आपने जन्म लिया है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? जेब में ही तो रखा था, कहीं बैग में तो नहीं रख दिया? कहाँ गया? कहीं घर पे तो नहीं छूट गया? डॉक्टर साहब, सभी मरीजों को भेज चुकी हूँ, अब कोई नहीं बचा है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। विमला दीदी, मेरा पर्स नहीं मिल रहा। यही कहीं गिरा होगा, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। मैंने हर जगह देख लिया विमला दीदी, कहीं पे भी नहीं मिल रहा। कहीं घर पे तो नहीं छूटा ना? नहीं, अगर घर पे छूट गया होता तो कमला अब तक फोन करके बता चुकी होती। कहीं बाजार या रास्ते पे तो नहीं गिर गया ना? हाँ, ये हो सकता है। आते हुए ना किसी आदमी से मेरी टक्कर हो गई थी, हो सकता है वहीं गिर गया हो। डॉक्टर साहब, उसमें बहुत पैसे थे। नहीं विमला दीदी, पैसे नहीं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अनमोल चीज थी। ऐसा क्या था? मेरी माँ की तस्वीर। और ना जाने क्यों मुझे उनकी आजकल बहुत फिक्र हो रही है। जब भी उनके बारे में सोचता हूँ बड़ा बेचैन हो जाता हूँ। तो आप अपनी माँ से मिल क्यों नहीं आते? मैं लाख चाहकर भी उनसे नहीं मिल सकता। क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि मेरी माँ कहीं खो गई है। कल आप जिस तरह से पारिन बाबू से पेश आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भारी गलती कर दी हो। महेश बाबू, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कह दीजिए, मैं अभी आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैं उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी थी, मगर वो मुझे पत्थर मारकर वहां से भाग गई। अरे सारे शहर को बेवकूफ बना चुकी हैं का, जो अब पुलिस स्टेशन चली आई। अरे का सोचा है कि नया इंस्पेक्टर आया है? एक बात मेरी बहुत अच्छे से समझ लीजिए मैडम,